कि सबसे पहले डेफिनेटली व्हेन यू कम इनसाइड द रूम, यू सिट इन फ्रंट ऑफ 4 to 5 people, डेफिनेटली यू विल फील कि आपको घबराहट हो रही है, टेंशन फील हो रही है। ये एक नेचुरल है। जब आप 5-6 लोगों के सामने अभी भी आपको बैठा दिया जाए, अभी तो कोई इंटरव्यू नहीं है, फिर भी आपको लगे 5-6 लोग मुझे ही देखने वाले हैं और मुझे ही उनकी 12 आंखें एक व्यक्ति की तरफ देख रही हैं, तो आपको इंटरनली घबराहट होती है। लेकिन हमें वो घबराहट माननी नहीं है, क्योंकि एवरीथिंग इज हियर, है ना। जो आप यहाँ सोच लेते हो वैसा ही एज्यूम भी करते हो खुद को, तो आपने मानना नहीं है, क्योंकि यू आर फुली प्रिपेयर्ड। आपको सोचना है कि मैं बिल्कुल पूरी अपनी तरफ से प्रिपेयर्ड होकर जा रहा हूं। जो क्वेश्चन पूछेंगे मुझे ऑनेस्टली जवाब देना है, नहीं आता तो बहुत हम्बल होकर मुझे सॉरी बोल देना है, क्योंकि सॉरी बोलना क्वेश्चन को उलझाने से ज्यादा आसान है, बजाय इसके कि आप उनको प्रूव कर रहे हो कि मुझे तो बहुत कुछ आता है। एक्चुअली वो बहुत एक्सपीरियंस लोग होते हैं, आपकी तुलना में, मेरी तुलना में उनका अनुभव 20 गुना ज्यादा है। वो रोज ये काम कर रहे हैं। आप साल 2 साल में एक इंटरव्यू दे रहे हो, वो साल में 50 इंटरव्यू ले रहे हैं। तो उनका जो लोगों को जज करने की जो पावर होती है ना, वो हमारी एक जनरल पावर से बहुत आगे होती है। आप एज्यूम नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपको मतलब डोंट ट्राई टू बी फूल देम। बस एक सिंगल थ्योरी याद रखनी है कि मुझे मूर्ख बनाना नहीं है सामने वाले को। मुझे अच्छे से इंटरव्यू ये सोच के देना है कि वो मुझे पास करे या ना करे वो उसकी टेंशन है, लेकिन मैं मूर्ख बनाकर बाहर नहीं निकलूंगा। मैं पूर्ण रूप से इस तरीके से बाहर निकलूंगा कि मैंने अपना सच साबित किया है। जो मुझे आता था वो मैंने बताया है, जो नहीं आता था उसको सॉरी बोल दिया है, ठीक है। अब रिज्यूम पे सबसे पहला क्वेश्चन बहुत सारे इंटरव्यूज का फेवरेट क्वेश्चन होता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ योर नेम। आप कुछ क्वेश्चंस मैं बोल रही हूं, नहीं आते हो तो गूगल सर्च कर लेना, ठीक है। लिखो क्वेश्चन नंबर 1। 10-15 में आपको क्वेश्चन लिखवाऊंगी। अगर आते हो, अगर वो क्वेश्चन के जवाब आते हो तो अच्छी बात है, नहीं आते हो तो वो 10-15 आप जो क्वेश्चन है वो लिख लो और उनको तैयार कर लेना। नंबर 1 is what is the meaning of your name? This is the first most important question. So many interview boards ask you the same question कि एटलीस्ट इतनी उम्र बिता दी, 25-30 साल उम्र हो गई, कभी आपने कभी सोचा ही नहीं कि मैं अपने नाम का मतलब ही ढूंढ लूं। अगर आंसर नहीं आते हो तो ढूंढ लेना गूगल सर्च करके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ योर नेम। और मुझे नहीं लगता कि इस क्वेश्चन के लिए कभी भी आपको सॉरी बोलना है। नहीं आता तो दिमाग में रख के जाना है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ योर नेम, ठीक है। इसके बाद अब जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं, उनके नाम का मीनिंग ही ऐसा होता है कि वो 10 क्वेश्चन और पूछ लेते हैं। किसी का नाम है अजय, समझ रहे हो, बहुत सारे। हाँ 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 कि आपके डबल मीनिंग है आपके नाम का, तो इस पे ठीक है। जैसे किसी का नाम अजय है तो अब पक्का है कि जैसे ही वो बताएगा अजय मतलब कि जो किसी को जीत चुका हो, है ना, जिसे कोई हरा ना सके, ठीक है। तो डेफिनेटली दे विल आस्क वन मोर क्वेश्चन ऑन हिम कि तुमने आज तक कभी सोचा कि तुम्हारे नाम के अकॉर्डिंग तुम्हारा व्यक्तित्व है, कि जैसा तुम्हारा नाम है क्या वैसा तुम्हारा व्यक्तित्व भी है, कि तुम्हारा खाली नाम ही अजय है, कि तुमने कभी खुद को उस तराजू पे तोलने की कोशिश भी की है। तो अपने नाम के मीनिंग के ऊपर वर्क करके जाना कि दे कैन डेफिनेटली आस्क यू वन क्वेश्चन रिलेटेड टू योर मीनिंग ऑफ द नेम एज वेल एज कि आपका व्यक्तित्व उससे मैच करता है कि नहीं करता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, then they will start asking questions। अच्छा जूम कर दूं अब, ठीक है। हाँ, पर्सनल डिटेल्स पे पहले क्वेश्चन पूछते हैं, फिर आते हैं बच्चे की टांग खिंचाई पे। पहले पर्सनल डिटेल पे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, क्योंकि पर्सनल डिटेल के बारे में नहीं पता तो अच्छा आसान है ना बाहर करना। जिसको अपना ही नहीं पता उसको आसान है छटनी करना। जिसको अपने बारे में सब कुछ पता है फिर हम एकेडमिक्स पे जाएंगे, क्योंकि एकेडमिक तो तैयार करके वो आया ही होगा। ऐसा कोई बच्चा नहीं है जो इंटरव्यू की तैयारी के लिए जा रहा है और उसको लॉ सब्जेक्ट का पता ही ना हो या उसको जीके ना आती हो, तो वो एज्यूम करके ही चल रहे हैं, ठीक है। अच्छा,
इसमें first they will ask you question related to your name, then so many time they will ask you what is the place of your, where do you get your birth, आपका जन्म कहाँ हुआ, आपने इसमें लिखा नहीं है, डेट ऑफ बर्थ है, अच्छा ऊपर है ना, हाँ मैक्सिमम बच्चे ये ऐड करते हैं कि प्लेस ऑफ बर्थ बताओ। क्वेश्चन नंबर 2 डालो इस पे, व्हाट इज द प्लेस ऑफ योर बर्थ। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द प्लेस ऑफ योर बर्थ। इस पे जितने क्वेश्चन बन सके सारे आपको पता होने चाहिए, ठीक है। व्हाट इज द प्लेस ऑफ योर बर्थ, बताओ आपका क्या प्लेस ऑफ बर्थ है। अच्छा, कोई आपकी जो स्टेट या आपके जो डिस्ट्रिक्ट है, क्या वो किसी ऐतिहासिक काम के लिए जानी जाती है, ये तो आपको पता होगा, ठीक है, कि कोई भी जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हो, क्या वो स्टेट किसी ऐतिहासिक काम के लिए जानी जाती है, अगर जानी जाती है तो उस पे 2 क्वेश्चन के लिए आप तैयार रहे, ठीक है। हाँ सबसे ज्यादा गन्ना, ठीक है। तो दे विल आस्क यू व्हाट आर द 2 क्वालिटीज ऑफ योर स्टेट, लिखो व्हाट आर द 2 क्वालिटीज ऑफ योर स्टेट, आपके राज्य की कोई 2 खासियत, जिस राज्य में आपने जन्म लिया है, जिस डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हैं, राज्य की ना भी बात करें, है ना, वो ये जानना चाहते हैं, बच्चे को अपने आसपास का ही नहीं पता तो इस देश दुनिया कैसे चलाएगा ये, कि व्हाट आर द 2 क्वालिटीज ऑफ योर स्टेट, अपने स्टेट या डिस्ट्रिक्ट की 2 क्वालिटीज बताओ। तो आपको बिल्कुल ऐसे रेडी रखना है आंसर कि मेरे स्टेट या मेरे राज्य या डिस्ट्रिक्ट की ये 2 खासियत है, इसलिए हमारा वो जगह जानी जाती है जहां मैंने जन्म लिया। गूगल सर्च करोगे कुछ तो खासियत दिखाई देगा, कोई छोटे से छोटा भी डिस्ट्रिक्ट होगा तो उसकी 2 क्वालिटी दिखा देगा, चाहे किसी चीज के लिए वो फेमस हो या नहीं हो, ठीक है। नेक्स्ट, आपका डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, मान लीजिए अभी आप सर्च कर लेना कि इस दिन कोई नेशनल या कोई इंटरनेशनल इवेंट तो नहीं होता, जैसे कि अभी की हम बात करें तो वर्ल्ड लेबर डे आ रहा है, 31 मई को वर्ल्ड लेबर डे होता है, ठीक है। उसके बाद अभी 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन डे, तो वो डेट्स आपको याद रखनी है। 7 अप्रैल वर्ल्ड हेल्थ डे, ठीक है, वर्ल्ड लिटरेसी डे, 1 दिसंबर वर्ल्ड एड्स डे, तो वो इधर आपके दिमाग में होना चाहिए। गूगल सर्च कर लेना 20 मार्च 1997 में कोई ऐसी घटना तो नहीं हुई थी, कोई नेशनल इंटरनेशनल डे तो नहीं है, ठीक है। देखो बहुत कॉमन तो सबको याद ही रहते हैं, वर्ल्ड एड्स डे, वर्ल्ड इकोनॉमी डे, वर्ल्ड लिटरेसी डे, वुमेन इंटरनेशनल डे, वर्ल्ड लेबर डे, ये तो कुछ तो हम लोग जीके में याद करते हैं। तो जीके में याद यूएनओ डे 24 अक्टूबर 1945, तो कुछ डे तो हमें उंगलियों पे याद इसलिए रहते हैं क्योंकि हम लोग जीके पढ़े होते हैं, लेकिन वो याद है। पर आपका जिस दिन बर्थ हुआ, क्या वो डेट कोई ऐतिहासिक है, क्या उसका कोई रेलेवेंस है हिस्ट्री में, कि आपकी वो डेट ऑफ बर्थ जिस दिन आप हुए उस दिन वो पूरे जमाने भर में वो देश में मनाया जाता हो एज अ फेस्टिवल। तो आप सर्च कर लेना 20 मार्च इज नेशनल और इंटरनेशनल डे और नॉट, लिख लो इसको कॉपी में। चेक द डेट ऑफ योर बर्थ एज अ नेशनल और इंटरनेशनल डे, चेक द डेट ऑफ योर बर्थ एज अ नेशनल और इंटरनेशनल डे। जिस दिन आपका जन्म हुआ है, क्या उस दिन कोई नेशनल या इंटरनेशनल डे तो नहीं था, और अगर है तो रट्टा लगा लेना, ठीक है। होता है बहुत बच्चों, बाई चांस आपका तो मुझे लग नहीं रहा वैसे, लेकिन बहुत सारे बच्चे हैं कि उनकी डेट ऑफ बर्थ 2 अक्टूबर, ठीक है, 15 अगस्त, 26 जनवरी, तो दे मस्ट गिव द क्विक आंसर। फिर उससे रिलेटेड 2-4 क्वेश्चन और तैयार रखो। अगर उस दिन रिपब्लिक डे है तो पकड़ लेंगे तुरंत आपको, ठीक है, कि रिपब्लिक डे का पूरा इतिहास पता होना चाहिए। इंडिपेंडेंस डे है, गांधी जयंती है, किसने मारा, कब मारा, क्यों मारा, कैसे जन्म हुआ, कहाँ जन्म हुआ, उनकी मर्जी कि वो आपकी उस डेट रेलेवेंस को उठाकर 5-7 क्वेश्चन वो दिमाग में रखते हैं, क्योंकि उन लोगों की जीके बहुत सुंदर होती है। जो इंटरव्यू बोर्ड में बैठे होते हैं उन सबकी जीके बहुत एक्सीलेंट होती है, इसलिए वो बच्चे को इतना पकड़ पाते हैं कि अगर जिसकी खुद की जीके वीक होगी वो क्वेश्चन क्या पूछेगा। तो उनकी जीके सबकी बहुत एक्सीलेंट होती है, जितने लोगों को क्वेश्चन पूछने के लिए बैठाया जाता है, बट वो सारे सब्जेक्ट एक्सपर्ट ही होते हैं जीके वाले।
तो तुरंत उनके दिमाग में क्वेश्चन आता है। 2 अक्टूबर सुना नहीं कि उसके दिमाग में पूरी गांधी जी वाली पिक्चर दिमाग में घूमी नहीं कि पूरी उनकी लाइफ हिस्ट्री पे वो क्वेश्चन उठा सकता है। ठीक है, चलिए इसके बाद आपसे पूछेंगे टेल मी एनी 2 लैंग्वेजेस यू आर नॉन। जनरली 2 लैंग्वेज लोग लिखते ही लिखते हैं और ये तो ट्रेंड भी है कि हिंदी इंग्लिश लिख देना है। ठीक है, नाउ दे विल आस्क यू कि आप 2 लैंग्वेज जानते हो, क्या ये दोनों लैंग्वेज पढ़ना बोलना और लिखना जानते हो? आपने बोला यस। ठीक है, अच्छा क्या आपको इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स की कोई प्रॉब्लम है? कभी भी जवाब नहीं देना नो। ठीक है, क्यों जवाब नहीं देना नो? आप एक लेक्चरर बनने जा रहे हैं, एक प्रोफेसर बनने जा रहे हैं, आपके पास मेघालय से भी बच्चे पढ़ने आएंगे। दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चार्म ऑफ इंडिया है। पूरे भारतवर्ष के बच्चे सपना लेते हैं कि मुझे हंसराज कॉलेज में एडमिशन मिल जाए, चाहे वो मेघालय का हो, चाहे वो केरला का बच्चा हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर का बच्चा हो। तो अगर एज अ प्रोफेसर आप ये जवाब देते हैं कि नहीं मेरा कम्युनिकेशन स्किल हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाएं आपसे उम्मीद की जाती है कि आपको आनी चाहिए, तो इसका ना का जवाब कभी नहीं देना। आप कह सकते हो राइट नाउ आई हैव सम डिफिकल्टी इन कम्युनिकेशन स्किल्स बट विद द पैसेज ऑफ टाइम आई विल ट्राई टू इम्प्रूव इट। आने वाले समय में मैं अपने व्यक्तित्व पे काम करूंगा और अगर आज मुझे थोड़ी सी भी समस्या है तो मैं आने वाले समय में आई विल ट्राई टू इम्प्रूव माई कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश बिकॉज आई हैव टू फेस स्टूडेंट्स फ्रॉम डिफरेंट क्लासेस। और पूरी इंडिया में लोग 2 ही भाषाएं बोलते हैं, या तो इंग्लिश या हिंदी। तो इंग्लिश हिंदी मुझे दोनों आती है, इसमें ना पे जवाब कभी नहीं देना। दुनिया के किसी भी इंटरव्यू में नहीं कहना कि मुझे थोड़ी सी इंग्लिश बोलने में हिचकिचाहट होती है, परेशानी होती है, नहीं बोलना है। आपने कहना थोड़ी सी अगर होती भी, इफ आई हैव सम प्रॉब्लम आई विल ट्राई टू इम्प्रूव इट, बस। उसके बाद बाढ़ में जाने दो। ठीक है, अपना इंटरव्यू तो हो गया, फिर देखेंगे तब की तब। जब बहुत सारे बच्चे आते बेटे, बच्चे सिखा देते हैं। जब वो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे ना तो आप उनका क्वेश्चन समझना शुरू कर दोगे। धीरे धीरे आप देखोगे कि उनका क्वेश्चन समझते समझते उनकी भाषा में जवाब देना भी आ गया है ना। हमारे पास मुखर्जी नगर में पूरे इंडिया के बच्चे आते हैं, मुझे आधी भाषाएं समझ आ चुकी हैं क्योंकि बच्चा अपनी रीजनल लैंग्वेज में भी बहुत बार क्वेश्चन पूछता है। तो बीइंग अ टीचर बच्चे ही आपको लैंग्वेज सिखा देते हैं। तो लैंग्वेज के क्वेश्चन पे कभी भी आपने नहीं कहना कि मेरे को लैंग्वेज से रिलेटेड कोई डिफिकल्टी आने वाले जमाने में भी होने वाली है। अगर लैंग्वेज से रिलेटेड कोई डिफिकल्टी होगी देन आई विल इम्प्रूव इट, क्योंकि हम सीख जाते हैं, बच्चों से ही हम लोग सीख जाएंगे। ठीक है, इसके बाद they will ask you your nationality is Indian। ठीक है, कि we must feel proud that our nationality is Indian। What you will do for the society after becoming a professor? Your nationality is Indian। आप गर्व से कहते हैं मैं एक भारतीय हूं, तो एक भारतीय होने का फर्ज आप कैसे निभाएंगे? कि हम गर्व से सीना चौड़ा करके कहते हैं कि मैं एक भारतीय होने का गर्व करता हूं। तो आप एक भारतीय होने का गर्व करते हैं तो भारतीय होने के लिए भारत के लिए क्या करेंगे? भारत ने आपको कितना कुछ दिया, आपने यहाँ जन्म लिया, पढ़ाई करी, सब कुछ किया, अब आप नौकरी भी भारत में ही करना चाह रहे हैं, गवर्नमेंट आपको सैलरी देगी, तो आप बदले में भारत को क्या देने वाले हैं? वट यू विल गिव टू योर कंट्री। आपके देश ने आपको इतना कुछ दिया, आप अपने देश को बदले में क्या देंगे? लिखो, वट यू विल गिव बैक टू योर नेशन। ये मैं बहुत फेवरेट क्वेश्चंस आपको लिखवा रही हूँ। ठीक है, जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं जो उनके दिमाग में घूमते हैं कोई भी एग्जामिनर। व्हाट यू विल गिव बैक टू योर कंट्री। आप अपने देश को क्या देंगे, है ना। देश ने आपको इतना कुछ दिया, अब बदले में आपकी बारी आई है कि आप देश को वापस करें, क्योंकि जितनी भी गवर्नमेंट जॉब है सब में पैसे कौन देता है? गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट पैसे दे रही है तो मतलब देश पैसे दे रहा है, तो देश के लिए आप क्या करने वाले हैं? देश ने आपको इतना कुछ दिया, अभी भी सैलरी भी देंगे, बदले में आप क्या करोगे, है ना। लिखो, टीचिंग इज अ नोबल प्रोफेशन। हाँ, टीचिंग इज अ नोबल प्रोफेशन in which we can give bright future to, है ना। टीचिंग इज अ नोबल प्रोफेशन in which we can give bright future to many students, in which we give bright future to many students। They will serve the nation, they will serve the nation
इन मैनी वेज, है ना। जब कोई बच्चा फर्स्ट क्लास में पढ़ रहा होता है, हमें नहीं पता ये पुलिस में जाएगा कि सेना में भर्ती होगा कि अफसर बनेगा, दे विल सर्व द नेशन इन मैनी वेज। वो कई तरीके से क्या करेंगे, राष्ट्र को सेवा देंगे। तो मेरा जो पढ़ाने का प्रोफेशन है वो नेशन बिल्डिंग का काम करेगा। माई प्रोफेशन इज फॉर नेशन बिल्डिंग। मेरा जो प्रोफेशन है, हाँ अच्छा, हाँ जुडिशरी, जुडिशरी में भी आप नेशन के लिए काम करते हो। गरीब व्यक्ति आपके पास उम्मीद लेकर आता है कि आप उसके केस में 5 लाख रिश्वत खाकर उसका डिसीजन बदलोगे नहीं, है ना। यू कैन गिव द सर्विस टू द नेशन बाय गिविंग राइट जजमेंट इफ यू आर ऑन दैट चेयर। आप उस कुर्सी पर इसलिए बैठाया गया है कि आप एक बिकाऊ जज नहीं होने चाहिए, और अगर आप बिकाऊ हैं तो आप जज की कुर्सी छोड़ दें, है ना। तो मतलब कहने का कि आई कैन सर्व माई नेशन बाय गिविंग राइट जजमेंट टू द पीपल दोज हु आर एक्सपेक्टिंग गुड जजमेंट फ्रॉम मी। कोई गरीब व्यक्ति है और उसका अमीर व्यक्ति से झगड़ा हो गया और कोर्ट तक बात पहुंच गई। अब वो अमीर आदमी उस केस को बदलना चाह रहा है अपनी पावर के दम पे, अपनी मनी के दम पे। लेकिन एक जुडिशियल ऑफिसर होने के नाते आपको ये कभी नहीं करना है कि आप उस अमीर व्यक्ति के प्रभाव में आकर आप अपना निर्णय बदल दें। आपको यू मस्ट गिव द राइट जजमेंट, इक्वल जजमेंट टू एवरीवन, वेदर दे आर पुअर और दे आर रिच। ठीक है, कि हम एक उस कुर्सी पर बैठेंगे जहां मुझे ये जिम्मेवारी दी गई है कि मैं सही निर्णय, सही व्यक्ति और सही समय पर सही निर्णय का डिसीजन लूंगा। ठीक है, चलिए अच्छा जी, ये समझ आ गया। इसके बाद बात करते हैं, पक्का यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं। अभी मैंने पर्सनल डिटेल पे आपको क्वेश्चन बताए हैं। अब स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, ये रटे रटाए वर्ड्स होते हैं, सब लिखते हैं आई एम वेरी हार्ड वर्किंग, आई एम वेरी पंक्चुअल, सेल्फ कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड, हाई प्रोफेशनल, है ना। नाउ दे विल आस्क यू कि टेल मी अबाउट योर 2 वीकनेस। चलो जी, मान लेते हैं आप बहुत हार्ड वर्किंग है, डिसिप्लिन्ड है, ऑनेस्ट है, ये आपकी स्ट्रेंथ है। देखो क्वेश्चन, टेल मी अबाउट योर 2 वीकनेस। आप अपनी 2 कमजोरी बताइए। वो कहते हैं अपनी स्ट्रेंथ तो हर व्यक्ति बताता है, मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत मेहनत करता हूँ, मैं बहुत ईमानदार हूँ, ये आपकी स्ट्रेंथ है ना। मान लो मैं भी कहीं इंटरव्यू देने जा रही हूँ तो मैं अपनी वीकनेस नहीं बताना चाहूंगी ना। रिज्यूम में कभी कोई लिखता है क्योंकि उसको पता मैं फंस जाऊंगा। रिज्यूम में लोग अपनी स्ट्रेंथ लिखते हैं, कभी भी वीकनेस नहीं लिखते। लिख दे तो फिर बताओ उसको, अगर लिख दिया तो उसको बताओ, है ना। तो हम वीकनेस नहीं लिखते, पर वो क्वेश्चन पूछते हैं टेल मी अबाउट योर वीकनेस। आपको रटा रटाया जवाब मैं लिखवा रही हूँ, याद कर लो इसको किसी भी इंटरव्यू बोर्ड के लिए। लिखो एज अ ह्यूमन बीइंग, बोलते हैं ना मनुष्य गलतियों का पुतला होता है ना। तो इंसान होने के नाते तो हम ट्रू एर इज ह्यूमन, गलती करना मनुष्य का स्वभाव है, तो वो तो बदल नहीं सकते। लेकिन जिस जॉब प्रोफाइल के लिए मैं आ रहा हूं वहां मेरी कोई वीकनेस नहीं है। देखो एज अ ह्यूमन बीइंग आई हैव वीकनेस फॉर चॉकलेट। एज अ ह्यूमन बीइंग आई हैव वीकनेस फॉर चॉकलेट। कुछ भी बोल देना, स्वीट्स, मिठाइयां खाने का शौक है मुझे, ठीक है। बट एज पर माई जॉब प्रोफाइल आई हैव नो वीकनेस। एज पर माई जॉब प्रोफाइल आई हैव नो वीकनेस। लेकिन अगर मैं बात करूं अपनी कुर्सी की तो उस कुर्सी पर बैठते ही मैं सब भूल जाता हूं। एज पर माई जॉब प्रोफाइल आई हैव नो वीकनेस। अरे समझ में, एज अ ह्यूमन बीइंग वी हैव सो मैनी वीकनेस। एक व्यक्ति होने के कारण, एक इंसान होने के नाते हमारे अंदर बहुत सारी वीकनेस हो सकती है। किसी को चॉकलेट खाना पसंद है, लेकिन जब मैं अपनी कुर्सी पे बैठता हूं तो मैं वो अपनी वीकनेस भी भूल जाता हूँ। समझ गए कि मैं अपनी कुर्सी पे होता हूँ, व्हेन आई एम ऑन माई गिवन चेयर, व्हेन आई एम एज अ प्रोफेशनल, आई डोंट हैव एनी वीकनेस। एज पर माई जॉब प्रोफाइल आई हैव नो वीकनेस। कभी नहीं बताना, क्योंकि बच्चे क्या बताते हैं, ज्यादातर वीकनेस में गलती करते हैं। मैक्सिमम बच्चे जवाब देते हैं आई एम वेरी इमोशनल। इमोशनल होना आपकी वीकनेस है, आप तो देश बर्बाद करा दोगे। कोई आदमी आपके आगे आके रोया, आपकी तो वीकनेस थी कि आप किसी के आंसू देख नहीं पाते हो, तो जब आप आंसू नहीं देख पाते तो आप अपना निर्णय भी बदल दोगे। तो आपकी जॉब प्रोफाइल के लिए आपकी कोई भी वीकनेस डिमांडेड नहीं है। सामने वाला चाहता नहीं है कि आप इमोशनल हो। कोई भी वीकनेस, है ना। आप कहते हो कि मैं कभी कभी झूठ बोल देता हूँ,
कि मेरी ये वीकनेस है कि मैं हमेशा तो झूठ नहीं बोलता, पर मैं कभी कभी झूठ बोल देता हूँ। लेकिन आपको नहीं बतानी, कोई भी वीकनेस नहीं बतानी, क्योंकि कोई भी वीकनेस वाला व्यक्ति उनको चाहिए नहीं। भैया अपने घर बैठो, हमें तो वो व्यक्ति चाहिए जो एकदम परफेक्ट हो, जो बोलते हैं ना OLQ, आपका OLQ जितना स्ट्रांग होता है उतना ही आपको जल्दी सिलेक्शन मिलता है। OLQ मतलब ऑफिसर लाइक क्वालिटीज, कि आपकी ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज आपके अंदर होनी चाहिए, वो आपकी बॉडी लैंग्वेज में रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। मैं अभी आपको ढूंढ के लिखवा दूंगी। इस OLQ में 15 वर्ड्स होते हैं, वो 15 वर्ड पे आप काम कर लेना कि आपके अंदर वो 15 क्वालिटी है कि नहीं है। OLQ मतलब होता है ऑफिसर लाइक क्वालिटीज। SSB वाले बच्चों से 15 OLQ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपके अंदर ये 15 क्वालिटी में से कौन सी क्वालिटी है जो आपके अंदर नहीं है, जिसमें होता है स्टेमिना, कॉन्फिडेंस, ठीक है, गुड बिहेवियर, सोशल एडेप्टेबिलिटी। मैं अभी आपको लिखवा दूंगी। ओके, चलिए ये समझ आ गया। स्ट्रेंथ और वीकनेस पता लग गया। स्ट्रेंथ बता देनी 1000, ठीक है, लेकिन वीकनेस नहीं बतानी एक भी, कि मेरी कोई कमजोरी नहीं है, मैं बिल्कुल परफेक्ट आदमी हूँ। बाद में दिखे वो तुम्हारी टेंशन है, लेकिन अब भी मेरी कोई वीकनेस नहीं है। क्योंकि जब आप वीकनेस बता दोगे तो सामने वाला आपको सिलेक्ट ही क्यों करेगा, कि आपकी तो इतनी सारी कमजोरियां, हम क्यों आपको यहाँ से हम सेलेक्ट करें। ठीक है, नाउ दे विल कम टू द क्वेश्चंस रिलेटेड टू एकेडमिक्स। ठीक है, अब देखो एकेडमिक्स में मैं आपको बहुत ज्यादा हेल्प नहीं कर सकती, क्योंकि एकेडमिक में मुझे आपका ये सब्जेक्ट आता नहीं है। LLB LLM से रिलेटेड दे कैन आस्क यू मैनी क्वेश्चन टू जज योर नॉलेज, कि आपका अपना सब्जेक्ट बैकग्राउंड रहा है, आपको वहां पे अपने उन क्वेश्चंस के लिए रेडी रहना है। इवन यू मस्ट बी रेडी फॉर योर सम GS क्वेश्चन, आपको अपने GK के क्वेश्चन के लिए भी तैयार होके जाना है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं, ये फॉर्मेट उन्होंने भेजा है कि आपने खुद से बनाया है? अच्छा है ना, हाँ, वो एक सेम फॉर्मेट आपका ना फिल भी करवाते हैं। जब आप वहां अंदर जाने लगोगे तो अंदर जाने से पहले वो सेम फॉर्मेट आपसे फिल करवाएंगे बाहर, तो आपने एज इट इज सेम लिखना है। सम टाइम वी डिड द मिस्टेक कि हमने जिस फॉर्मेट पे उनको भेजा होता है और जब हम बाहर फॉर्म भरते हैं तो सेम फॉर्मेट से वो मैच नहीं करता। सो देयर विल बी प्रॉब्लम रिलेटेड टू दैट, कि वो उस फॉर्मेट से क्वेश्चन पूछने वाले हैं, तो आप जो बाहर भर रहे हो और जो अंदर उनके पास है दैट मस्ट बी द सेम, कि जिस फॉर्मेट पे वो क्वेश्चन पूछने वाले हैं वही बाहर वाला फॉर्मेट आपका सेम होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, इसके बाद बात करते हैं व्हाट शुड बी योर पर्सनालिटी व्हेन यू आर गोइंग फॉर एनी इंटरव्यू। यू मस्ट लुक लाइक वेरी डिसेंट, है ना, आप तो अभी भी दिख ही रहे हो आज भी, कि आपके दिमाग में है कि हाँ मैं आज इंटरव्यू के लिए आया हूँ, तो आप आज भी डिसेंट दिखाई दे रहे हो, उसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, और आपकी पर्सनैलिटी से रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं आने वाली। थोड़ा बहुत मुझे डाउट है कि इंग्लिश से रिलेटेड कोई दिक्कत आएगी अगर उन्होंने पर आपको घबराना नहीं है, आपको सोचना है मेरी बहन IAS के बच्चों को इंग्लिश पढ़ाती है तो मैं कमजोर कैसे हो सकता हूँ, है ना। आप बोलते हो ना मैडम मेरी बहन है, तो दिमाग में रख के जाना है कि अगर मेरी कोई दिक्कत हुई तो फिर मैडम बैठी है, क्योंकि मुझे आपके जितना मैंने आपको पढ़ाया मैं आपको जानती हूँ, मुझे उससे ये लगता है कि अगर उन्होंने पांचों ने इंग्लिश में क्वेश्चन पूछने शुरू किए तो आपने घबराना नहीं है। ठीक है, यू कैन टेल देम क्लियरली कि आई एम वेरी, बिकॉज एज अ स्टूडेंट आई वॉज फ्रॉम हिंदी बैकग्राउंड, so I am comfortable in giving answer in Hindi, but as per the communication skill it's my promise I will improve it within 3 months। आने वाले 3 से 6 महीनों में मैं अपने आप को सुधार लूंगा, अपने आप को इम्प्रूव कर लूंगा। लेकिन अभी की बात करें तो मैं जो आपको जवाब दे सकता हूँ वो मैं हिंदी भाषा में ज्यादा अच्छे जवाब दे पाऊंगा, बजाय इसके कि आप मेरा इंटरव्यू इंग्लिश में लें। और शायद पूरी इंडिया में ये लीगल भी है, शायद पूरी इंडिया में अगर बच्चा ये कह देता है कि मैं इंग्लिश लैंग्वेज में इंटरव्यू देने के लिए कंफर्टेबल नहीं हूं, तो UPSC बोर्ड तक तुरंत अपना जो है वो बदल देता है लैंग्वेज। ठीक है, अगर बच्चे ने कह दिया कि मुझे इंग्लिश में मैं कंफर्टेबल कम फील कर रहा हूं, तो वो 40% हिंदी 40% इंग्लिश बोलेंगे। हाँ, 40% इंग्लिश बोलेंगे, और इंग्लिश भी फिर हल्के लेवल पे बोलेंगे कि अगले को समझ में आए, और 60% आपका इंटरव्यू इंग्लिश की जगह पे हिंदी में लेते हैं। तो उससे नहीं घबराना, बस मुझे आपका थोड़ा सा ये खतरा है कि अगर इंग्लिश से हिंदी से आपने बोल देना है। देखो 2 बातें हैं, आप ऑलरेडी रैंक 1 हो, पहली बात तो आपके दिमाग में ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि अगर उन्होंने रैंक 1 को भी नहीं लिया तो लेंगे किसको, रैंक 1 वाले बच्चे को भी नहीं लेंगे तो लेंगे किसको, तो आपको तो 100% लेना ही है, आप तो यू आर द डायमंड फॉर देम। ठीक है, वो आप ऑलरेडी चुने हुए
हीरा उनके पास पहुंचने वाला है। तो रैंक 1 वाले को तो उन्होंने उठाना ही उठाना है, आपको लेना ही लेना है, लेकिन फिर भी हमारे व्यक्तित्व में वो घबराहट और वो टेंशन नहीं दिखनी चाहिए, या ऐसा नहीं दिखना चाहिए कि मैं ओवर कॉन्फिडेंट हूँ। ना टेंशन दिखनी चाहिए, ना ओवर कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए कि इफ यू आर रैंक 1 इट इज द गॉड ग्रेस। ठीक है ना, तो आपका तो होना ही है 100%, क्योंकि यू आर गोइंग फॉर JRF। JRF में हमें बच्चे उनको चाहिए, हटाने नहीं है। यही जुडिशरी इंटरव्यू बोर्ड होता है तो 100 में से 10 लेने हैं, 90 को हटाना है। तो जहाँ देखो जितने भी यूनिवर्सिटी बेसिस पे जो हमारे एंट्रेंस होते हैं या इंटरव्यूज होते हैं, वो अभी CUET आजकल चल रहा है बहुत सारे बच्चों का, है ना। CUET में उनका टास्क है सिलेक्शन, यहाँ पे उन्होंने बच्चे सिलेक्ट करने हैं, है ना, यहाँ पर बच्चे उन्होंने सिलेक्ट करने हैं, हटाना नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट जॉब में जब इंटरव्यू होते हैं तो यहाँ उन्होंने रिजेक्शन उनका टारगेट है, ज्यादातर बच्चे हटाने हैं और कम रखने हैं। तो आप जिस चीज के लिए जा रहे हो वहां उनका टारगेट ही है सिलेक्शन, कि उनको ज्यादातर बच्चे चाहिए, हटाने नहीं है। भीड़ कम नहीं करनी है, भीड़ को बनाए रखना है, क्योंकि उन्होंने चूज ही इसलिए किया आपका एग्जाम लेकर कि उनको आप जैसे टैलेंटेड बच्चों की जरूरत है। पर गवर्नमेंट जॉब में अगर 15 बच्चे आए हैं तो 15 में से 4 रखने, 11 को हटाना है। तो वो इतने ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं घुमा फिरा कर कि बच्चा रिजेक्शन तक पहुंचा दो। ठीक है, तो इसलिए आपको माइंड सेट के साथ जाना है, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, कि मेरा तो सिलेक्शन होना है, क्योंकि वो सिलेक्शन के लिए बुला रही है। रिजेक्शन के लिए 1% भी उनके दिमाग में नहीं होगा कि इसको हमने लेना नहीं है। इंटरव्यू इज जस्ट अ फॉर्मेलिटी। CUET वाले बच्चे हैं, अभी देखो ये सारे बच्चे पास होंगे, उसके बाद ये अपने कॉलेजेस में जाएंगे, फॉर्म वॉर्म भरेंगे, वहां पर भी इनका मेरिट के बेसिस पे अगर इंटरव्यू होगा तो दैट इज जस्ट अ फॉर्मेलिटी। बट इन गवर्नमेंट जॉब इफ यू आर गिविंग इंटरव्यू देन इट इज नॉट अ फॉर्मेलिटी, it is to judge a person, right person for the right post, and maximum उनके दिमाग में होता है इसको हटाना है, 80% लोगों को हटाना है, 20 को रखना है, या 80 को रखना है और 20 को हटाना है। तो 80 को रखने का मतलब क्या है कि वो आपसे ऐसे ऊट पटांग क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, ऐसे इलॉजिकल क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं पूछने वाले, क्योंकि उनका टारगेट ही लेकर बैठे हैं कि मैक्सिमम बच्चों को हमने यहाँ पर ज्वाइनिंग करवानी है। ठीक है, और आपको तो खुद से कॉल भी आ रहे होंगे बहुत सारे कॉलेजेस वगैरह के, कि नहीं? अच्छा अच्छा, वहां से कॉल आया था। अच्छा अच्छा, आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में, लाइक दिल्ली, हाँ हाँ, अच्छा हाँ, अच्छा ओके, तो आप उनके अंडर आप PhD करोगे। हम्म, ठीक है, अच्छा हाँ 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 हाँ। तो लग तो यही है कि आप अपना ट्राई योर बेस्ट, है ना, क्योंकि आपने रैंक 1 लाकर ये प्रूव कर दिया कि आपकी योग्यता और क्षमताओं में कोई कमी नहीं है ना। अब बच जाता लक। ठीक है, और कोई ऐसा नहीं आपके लिए दरवाजे बंद हो जाएंगे। अगर एक कॉलेज नहीं भी मिलता है तो यू हैव मैनी अदर कॉलेजेस फॉर द सेम, है ना। एक नहीं भी मिलता है आपको तो तनख्वाह गवर्नमेंट से मिलनी है। हाँ अच्छा, कि अगर वो नहीं मिलता तो फिर, अच्छा JNU का आप वेट कर लेना, अगर ऐसा लगता है तो JNU के लिए वेट कर लेना, नहीं तो फिर यूपी में तो आप बता ही रहे हो कि आपके लिए कॉलेजेस नहीं, है ना। लेकिन यह है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी वाले बच्चों की ना बहुत जल्दी प्लेसमेंट होती है, तुरंत, हाँ तुरंत प्लेसमेंट जल्दी होती है। जो दिल्ली यूनिवर्सिटी वाले JRF वाले बच्चे हैं, आपको तो मतलब लास्ट ईयर में ही उठाकर ही ले जाते हैं सीधा कॉलेज से। दूसरे कॉलेजेस वाले जो IP के कॉलेजेस हैं या और कॉलेजेस हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, वहां से सीधा JRF जिनको मिला होता है, क्योंकि उन्हें पता है JRF मतलब टैलेंटेड बच्चा रहा होगा कोई ना कोई, तो उनको JRF वालों को तुरंत प्लेसमेंट करा देते हैं। चलिए बच्चों, आज की क्लास यहीं कंप्लीट करते हैं। ठीक है, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपको बहुत सारी खुशियां दे और कामयाबियां दे। आपने, ये बच्चा पता है मेरे हस्बैंड तक भी इसको जानते हैं। एक बार इसको बहुत कुछ बीच में इशू हो गया था कि पेट में दर्द वगैरह ऐसा कुछ इशू था इस बच्चे के साथ।
कुछ, हाँ है ना। तो मैं बात कर रही थी इस बच्चे से, 8-9 बजे के आसपास कॉल आया था। तो मेरे हस्बैंड भी साथ में ही बैठे थे, तो उन्होंने मुझसे ऐसे करके पूछा कि क्या प्रॉब्लम है। तो इसका कॉल लेके इसको बताने लग गए अदरक का जूस पियो, ये करो। मैंने कहा यार आप कहीं पे भी स्टार्ट होते हो, है ना। तो कह रहे नहीं नहीं, अगर उस बच्चे को कोई प्रॉब्लम है और वो आयुर्वेद से ठीक होता हो तो बताने में क्या दिक्कत है ना। तो बताने लग गए ये आप ये जूस बना लो और रेगुलर ये जूस पीना है। तो मैंने फिर जब इसका सिलेक्शन हुआ, फोटो दिखाई अपने हस्बैंड को, तो मैंने कहा ये वही बच्चा जिसको आप सलाह दे रहे थे ना, है ना। तो कह रहे अच्छा। तो ऐसे ही कई बार जैसे किसी बच्चे का ना रात को 12 बजे भी कॉल आ जाता है मेरे पास। अगर किसी बच्चे का सिलेक्शन हुआ है तो वो 12 बजे भी कॉल कर लेता है, वो घड़ी नहीं देखता, है ना। क्योंकि माँ बाप के बाद बच्चे सेकंड नंबर पे रिजल्ट टीचर को ही बताते हैं। तो मेरे हस्बैंड बोलते हैं हाउ स्टूडेंट्स आर मोस्ट कनेक्टेड विद यू, कि उसने ये नहीं सोचा सुबह कॉल करूंगा, मतलब इतना अधिकार कैसे मानते हैं बच्चे। तो मैंने बोला मैं उनको अपना छोटा भाई बहन समझ के पढ़ाती हूँ, और वो भी मुझे ये सम्मान देने में कभी कोई कमी नहीं करते। मुझे आज तक इस प्रोफेशन में बहुत रिस्पेक्ट मिली है बच्चों से, बहुत बच्चे सम्मान करते हैं, और यही मेरी असली पूंजी है ना। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं मेरे को बहुत अच्छा लगता है जब रात को 12 बजे भी फोन आता है और तुम उठाकर उसको कहते हो वेरी गुड, आई वॉज एक्सपेक्टिंग इट फ्रॉम यू, है ना। तो मुझे ये नहीं लगता कि तुम्हारे पैशन में कोई कमी 12 बजे भी है, कि तुमने सुनते ही उसको कितना अच्छे से रिएक्ट किया। इसका मतलब कि यू ट्रूली टीच विद हर्ट, कि बच्चे रिस्पेक्ट कर रहे हैं और आपको भी इतनी खुशी हो रही है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ये चीज देख के कि एक गुड रिलेशन बिटवीन स्टूडेंट एंड द टीचर, कि दैट मस्ट बी रिस्पेक्टेड, है ना। चलिए गॉड ब्लेस यू भाई, ठीक है। आपकी बहन इंग्लिश पढ़ाती है, इसलिए आपको इंग्लिश से कभी घबराना नहीं है, ठीक है। हाँ, ये थॉट दिमाग में रखना है कि इंग्लिश इज नॉट अ वरी फॉर मी। अभी तो ये बहुत ज्यादा इंग्लिश की क्लासेस इसने कभी ली नहीं। अगर इसने 1 साल भी इंग्लिश की क्लासेस सच में पढ़ ली होती तो अभी ऐसा कभी फील नहीं हुआ होता। पर फिर भी कोई बात नहीं, मैं तो बार बार यही कहूंगी कि आप जुडिशरी वाले टारगेट को अभी भी मत छोड़ना, क्योंकि उसके मुकाबले आप अभी भी नहीं पहुंचे हो। रैंक 1 लेकर भी आई एम नॉट पर्सनली टू हैप्पी कि आप वहां पहुंच गए हो, लेकिन जो सपना है ना वो हमारा आपको कहीं और देखने का है, ठीक है। और आप अब जल्दी पहुंच जाओगे, क्योंकि रैंक 1 लेने के बाद बंदे का कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और वो कॉन्फिडेंस उसको रिजल्ट दिलाता है। अभी आरजेएस का फॉर्म भर दिया? अच्छा यूपी, हाँ यूपी के तो आए नहीं 2 साल से फॉर्म। अच्छा उत्तराखंड वाला आ गया है, ठीक है। चलिए गॉड ब्लेस यू, ठीक है, ओके।